हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाली सीरीज को लेकर चल रहे हैं और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर ग्रुप्स हैं या फिर कोई बायलैटरल ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है जिसमें भारत की जो भागीदारी है वो ज़्यादा दिखती है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है उसको डिस्कशन करना है। क्योंकि आईआर में अगर आप कोई भी न्यूज़ को पढ़ते हो ना तो न्यूज़ तो पूछेगा नहीं पहले, और अगर न्यूज़ पढ़ भी रहे हो ना तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ में क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार अगर आप ब्रिक्स वगैरह के बारे में पहले से जानते होगे ना तो जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, तो आप इजिली कवर अप करते चले जाओगे और तुरंत तुरंत जो है कवर होता जाएगा। तो ब्रिक्स का क्या रहा इतिहास, क्या है, कैसे काम करता है, वर्तमान में क्या स्थिति है, सब कुछ चर्चा करूंगा इस कंट्री नहीं सॉरी इस वीडियो के अंदर में। और मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। चलिए, तो मैं पहले हाईलाइटर ले लेता हूं। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, आईआर का पार्ट है। तो ब्रिक्स क्या है साथियों? ब्रिक्स कुछ नहीं, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर में। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, 5 देशों का समूह। देखिए, आपके क्या होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, आपने ग्रुप बना रखा होगा, उसमें कोई आपके मोटिव्स होंगे और आप उसी तरह काम करते होंगे। आपके ग्रुप में कोई सामाजिक लोग होंगे, कोई असामाजिक लोग होंगे, तो उनको लेके आपको चलना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको ग्रुप में शामिल कर रखा है। आप लोग का मोटिव कुछ भी हो सकता है, स्टडी हो सकता है या फिर समझ जाइए, साइलेंट कर दिया, साइलेंट में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप मेरे ही मतलब एज के हैं। तो यहाँ जो ब्रिक्स है ना, वो स्टैंड्स क्या करता है, बी फॉर स्टैंड्स ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर चाइना, सॉरी आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स क्या शुरू से ब्रिक्स था? क्या शुरू से ब्रिक्स बना हुआ था? नहीं, पहले ब्रिक कॉन्सेप्ट आया। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट जिम और नाइल ने दिया। जिम और नाइल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, नाम याद रखिएगा। एमसीक्यू के अंदर में इनका नाम पूछ देता है कई सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यूपीएससी में तो चांसेस कम है, बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि एसएससी वगैरह के एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं कहीं पे भी पूछेंगे। हाँ, बहुत लो लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ब्रिक्स का फुल फॉर्म आ सकता है कि बी स्टैंड्स फॉर। और यूपीएससी वाले के लिए तो मैं आगे बताऊंगा ही कहां से सवाल पूछता है। ठीक है, तो चेयरमैन थे ये किसके? गोल्डन मैन शैस कंपनी, इसको शैस बोलेंगे, सच मत बोलना, सचेज मत बोलना, इसको शैस बोलते हैं अमेरिकन भाषा में। तो गोल्डन मैन शैस कंपनी के मालिक थे। ये कैसी कंपनी थी भैया? ये कंसल्टेंसी कंपनी थी और इनके द्वारा ना एक टर्म दिया गया, दैट इज ब्रिक। अच्छा, कंपनी में एक चेयरमैन बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो ब्रिक टर्म दे रहा है। तो क्या उसको पागल कुत्ता काटा था क्या कि वो ब्रिक टर्म दे देगा? सोचो, सोचो सोचो। आपको लगता है कि ब्रिक टर्म्स एक आदमी ऐसा जो कंपनी में काम कर रहा है वो देगा? और उसने क्यों दिया भला? और उसने, एक कंपनी के आदमी ने ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया और पूरे देशों ने ब्रिक बना लिया। ये ब्रिक्स बन गया, ये ब्रिक्स बन गया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, उनके कॉन्सेप्ट में कोई जान होगा, उनके कॉन्सेप्ट में कुछ जान होगा जिसके कारण ये ब्रिक्स वास्तविकता में सामने आया। अब आइए डिकोड करते हैं आपके साथ वो जान इन्होंने क्या डाला। देखिए, 2001 का समय चल रहा था, समय 2001, जब इन्होंने ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ये कहा ना कि अब हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है, सबकी अर्थव्यवस्था बदल रही है, वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, लोग पीस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर हम देखें ना तो यूरोपियन नेशन और वेस्टर्न नेशन तो अपना ठीक ठाक भैया काम कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हर दिन इमर्जिंग करते रहेंगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सूरज निकला है तो सूर्य अस्त भी होगा। उसी तरह अगर आज डॉलर का जमाना है तो डॉलर भी गिरेगा और डॉलर भी एक दिन गिरेगा। तो ये उनके दिमाग में
थिंकिंग होगा यार, कंपनी में काम कर रहे होंगे, बंदा यूपीएससी वाला होगा। मैं बता रहा हूं, बंदा यूपीएससी वाला होगा जिसके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट आया होगा। उन्होंने ये कहा ना कि ब्रिक्स जो है ना, यहाँ पे ब्रिक ले रहे हैं, सॉरी ब्रिक्स मैं बोल दे रहा हूँ, रशिया साउथ अफ्रीका ने तो इसे बाद में ज्वाइन किया। तो ब्रिक में ना बी आर जो है ना भैया, बी आर कौन है? बी आर है ब्राजील एंड रशिया। इनके पास भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल्स है, इनके पास भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल्स है। इंडिया के पास क्या है भैया? इंडिया के पास है सर्विस, क्योंकि आपको पता था इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग में उस समय उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, देश की स्थिति खराब थी। उस केस में इंडिया ने शुरू से सर्विस सेक्टर को बहुत प्रमोट किया है। आपको पता ही है कि अंग्रेज ने आए और उन्होंने सर्विस को प्रमोट किया, मैन्युफैक्चरिंग को कम किया। तो सर्विस, व्हाइट कॉलर्स जॉब्स हमारे कंट्री में शुरू से बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं, और इसी कारण से भारत जो है सर्विसेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और चाइना, चाइना जी हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई, याद रखिएगा, हिंदी चीनी भाई भाई, ये जो कॉन्सेप्ट था उसका, वो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था, जिसके कारण उसके कंट्री में भरपूर मात्रा में एफडीआई आ रहा था। और एफडीआई क्या कर रहा था? एफडीआई भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप कर रहा था। उसके कंट्री के लोग तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर भी रहे थे, वो बाकी लोगों को भी इनवाइट कर रहा था। यानी चाइना बहुत तेजी से हमसे आगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए दिख रहा था। तो इन्होंने कहा ना कि ये जो चार देश है ना, ये एक साथ आ जाए ना, तो भैया ये टॉप 5 जो इकोनॉमिक्स होगी ना 2050 की, ये उसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि एक किसी भी, देखिए कंपनी आदमी है ना भाई, कंपनी वाला दिमाग भी सोचेगा, बंदा पढ़ा लिखा भी होगा। तो उन्होंने कहा कि कंपनी को चलने के लिए वास्तविकता में चाहिए क्या? रॉ मटेरियल, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही 3 चीजों का तो काम है, उसके बाद तो बिजनेस चलना ही है। तो हमें अर्थव्यवस्था अगर अच्छा करना है, अगर हमें वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज से आगे निकलना है ना, तो ये 4 कंट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया, डेट इज ब्रिक का। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया। पहला मीटिंग ब्रिक का कहां हुआ था? तो 2009 के अंदर में रशिया के अंदर में कैथरीनबर्ग के अंदर में पहला मीटिंग हुआ था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से बात करें 2009 का, 2019 का, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये कवर करते हैं 41%, ये 5 देश। वर्ल्ड जीडीपी का 24% और 16% इनका वर्ल्ड ट्रेड के अंदर में शेयर है। साथ ही साथ ये पांचों कंट्री इमर्जिंग कंट्री है। आपको पता है कि भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज। चाइना ने थोड़ी हरकतें दिखाई है असामाजिक, पर ठीक है भैया, लेके चलेंगे हम लोग। दूसरी बात, रशिया भी अच्छे तरीके से हमारा मित्र है, बहुत गहरा मित्र है। ब्राजील से भी हमारी कल्चरल टाइज जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे एक साथ चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम एशिया रीजन की बात करते हैं, कहीं कहीं का ऊपर वाला भाग ले लेते हैं, अगर यूरोप का आपका रशिया वाला लेके, तो वहां पे कहीं कहीं हमको यहाँ पे ये जो ग्राउंड मिलेगा, लगभग मैं वर्ल्ड मैप तो लाया नहीं, तो अच्छा ग्राउंड मिलेगा और हम ग्रोइंग बन सकते हैं। हम एक जो डिप्लोमेटिक गेम खेलता है आपका यूएसए और अदर यूरोप कंट्री, जैसे आपका फ्रांस वगैरह हो गया, तो यहां से हम बच सकते हैं इन लोग के डिप्लोमेटिक गेम से। तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, और अगर ये एक साथ आ रही है तो काफी हद तक हमको फायदा मिलेगा। तो 2022 के अंदर में 14th आपको दिख रहा है वर्चुअल मीटिंग हुई थी, किसकी? ब्रिक्स की। और इसमें जो मेनली मोटिव था वो था टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ना, और कैसे कोविड 19 से हमें, पोस्ट कोविड 19 के बाद हमें इससे बाहर आना। ब्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या है? मैंने बताया ना कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी एक समूह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समूह अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो इसीलिए इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं होगा, लेकिन इसका जो लीडर होगा ना, जो इसको प्रेसिडेंट करेगा ना, वो ब्रिक्स ऐसे रोटेट करेगा। जैसे एक, अगर किसी 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 ईयर में ब्राजील को मिला है तो अगला ईयर रशिया को मिलेगा, वैसे ही अगला ईयर इंडिया को मिलेगा, अगला उसके बाद चाइना को मिलेगा, फिर साउथ अफ्रीका को मिलेगा, फिर ब्राजील को मिलेगा। ऐसे ही रोटेट करते रहेगा इसकी प्रेसिडेंसी। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड म्यूचुअल बेनिफिट बैठाना लोगों के बीच में, आपसी समझौता बैठाना, डेवलप करना, गरीबी से बाहर आना, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, मजबूत करना इकोनॉमी को, और साथ ही साथ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी, यानी एक तरह का वादा करना कि भैया ऐसी कोई गतिविधि मत करना जिसके कारण से हमको परेशानी हो, उसके बाद हम तुमको परेशानी दें।
तो ऐसा काम मत करना। इसीलिए चाइना अगर ऐसा हरकत कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिक्स खतरे में आ सकता है। बाकी ब्राजील से कोई दिक्कत नहीं है, साउथ अफ्रीका भी अच्छे से व्यवहार करता है, रशिया हमारा बहुत गहरा दोस्त है। लेकिन चाइना जो है अपनी नाकाब जो होता है ना, नापाक हरकतें दिखाते आया है शुरू से। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिक्स को अगर खतरा है तो वो मेन चाइना से ही है। चलिए, तो इनका काम था रिफॉर्म करना ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को भी। ये इनके पिलर्स क्या हैं साथियों, तो याद रखिएगा इनके 3 पिलर हैं। पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल, और चौथा है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यानी लोगों से लोगों तक का मिलन। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा ये मिलन वाला शब्द से गलत चीजें मत सोचिए। सामाजिक वाले बातें करता हूं मैं, गलत बात मत करो यार, समझ रहे हो ना। हाँ आप लोग भी यार। चलिए तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों ने क्या बनाया ना, एक बैंक बनाया। अब ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझिए कि यार इन्होंने बैंक बना दिया, क्यों ऐसे ही बैंक बना दिया क्या? नहीं, 2012 के अंदर में न्यू दिल्ली के अंदर में अब कहानी पलटी। कहानी क्या पलटी? 2012 के अंदर में न्यू दिल्ली के अंदर में जब ब्रिक्स का 4th समिट हुआ तो इन्होंने कहा, क्या क्या कहा ना, कि चलो भैया एक बैंक बनाते हैं। अब ये बैंक कैसा होगा ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसके अंदर में ना 2 चीजें रखी, एक रखी न्यू डेवलपमेंट बैंक को और एक रखा कंटिजेंसी करेंसी पूल को, ठीक है। यानी एक $100 का बना दिया पूल और एक बना दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब दोनों में क्या अंतर है ये समझिए। मैंने रिसेंटली आप लोग को वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ा है, जिसपे बेसिकली आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक के ऊपर जो है ना, वर्ल्ड बैंक के ऊपर में आपका जो विराजमान लोग है, जो चेयरपर्सन इनका रहता है, वो कौन रहता है? वो रहता है अमेरिकन पर्सन। अमेरिकन पर्सन का थोड़ा इस पे ज्यादा बोलता है ना, वो प्रेसिडेंसी है तो भाई इनके हाथ में तो थोड़ा सा वो होता है ना, इनका ही पक्ष ज्यादा सुनता है ये। दूसरी बात, आईएमएफ की बात करें तो इस पे राज है आपका यूरोपियन पर्सन का। तो ये लोग मिलके क्या करते थे ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन करते थे। अब इनको कोई भी लोन देना था या कुछ भी ये मदद करते तो उससे पहले बहुत सारे शर्तें रखते थे कि ये करो यार, ये करो, अपने कंट्री में आके हमको ये इन्वेस्टमेंट करने दो, फलाना करने दो, ढिकलाना करने दो। पैसे देने से मना कर देते थे। जो पुअर कंट्रीज थे उनको नहीं शामिल करना चाहते थे, कोशिश करते थे नहीं शामिल करेंगे भैया, बाहर रखो, क्यों शामिल करना ऐसे लोगों को। तो इनका जो सोच था वो थोड़ा सा नैरो माइंडेड था, और इसके पीछे जो असली गेम खेल रहा था वो आपका यूरोपियन पर्सन्स और अमेरिकन पर्सन्स खेल रहे थे। तो इन 5 देशों ने क्या किया ना, मिलकर इन्होंने कहा कि चलो एक हम क्या करते हैं, हम खुद का बैंक बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद का बैंक बनाते हैं। अब ये बैंक ना बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कॉम्पिटिटर, जैसे आप मार्केट में देखते हो कॉम्पिटिटर, तो ये क्या है, ये कॉम्पिटिटर है। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, कॉम्पिटिटर है। किसका कॉम्पिटिटर है भैया? ये कॉम्पिटिटर है वर्ल्ड बैंक का। यानी जो वर्ल्ड बैंक का काम है मैंने पढ़ा रखा है। क्या पढ़ाया था याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो मैं वापस से याद दिला देना चाहता हूं कि लीगल एग्रीमेंट बैठाना, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना और कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, टेक्निकल असिस्टेंस देखना, ये आपका किसका काम था? वर्ल्ड बैंक का काम था। तो इन्होंने कहा ना कि तुम्हें मना किया ना भैया, सुनो, किस ये हम लोग 5 देशों ने आपस में कहा कि पैसे की जरूरत है ना, मत जाना वर्ल्ड बैंक के पास, मत जाना, वो नहीं है तुम्हारा, वो नहीं होगा, समझ रहे हो ना, वो नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें वो धोखा देगा। और उसने धोखा दिया तो तुम किसके पास आना? तुम भैया आना न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास। जी हाँ साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास आना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी? तुमको फंडिंग प्रोवाइड करेगी। यानी जैसा काम आपका वर्ल्ड बैंक का है वही काम न्यू डेवलपमेंट बैंक का है। और इसकी जो टोटल कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल कितनी थी इसकी? थी $50 बिलियन। और वहीं पे जो आपका कंटीजेंसी करेंसी पूल है, ये किसका कॉम्पिटिटर है साथियों? ये है आईएमएफ का। ये भी शॉर्ट टर्म लोन देता है, कंटीजेंसी करेंसी पूल। और इसका जो इनिशियल कैपिटल था वो था $100 बिलियन। अब ये पैसा आता कहां से है? देखिए, ये पैसा आप जो ये रेशियो में देख रहे हैं ना, ये सारे रेशियो में इन कंट्रियों ने दे रखा है। यही 5 कंट्रियों ने अपने ही जेब से, जैसे नहीं आया कि हाँ भैया 100 रुपया कमाया है एक सामान बेच के अपने देश का, तो 10 रुपए डाल दिए। वो आपने देखा है ना मूवी, शाहरुख खान वाला, कौन सा एक मूवी था मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने देखा था वो सीन,
जो वो रखता था, 3 गुल्लक बनाए थे उसने, एक माँ के इलाज के लिए, एक बहन की शादी के लिए, और एक अपने लिए, और एक घर के खर्चे के लिए, ऐसा कुछ उसने उसने 3-4 गुल्लक बना रखे थे। मुझे एग्जैक्ट मूवी का नाम याद नहीं है। सो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि कैसे वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता था। उसी प्रकार जब भी आप 100 रुपए कमाते हो तो आप भी अपने घर में देखते होगे कि बेसिकली आपकी मम्मी रख देती होगी कुछ बुरे वक्त के लिए, फिर कुछ मेडिकल के लिए, फिर कुछ सामान लाना है, कुछ एक्स्ट्रा खरीदना है घर में, इस बार कुछ नया सामान लेके आना है। तो इस तरह पैसों को डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास डॉलर था ना, जो भी हमारे पास डॉलर था, हमने उसी में से क्या किया है, निकाल के इन इन बैंकों में डाल रखा है। यानी ये 2 बैंक कौन से हैं, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा है कंटीजेंसी करेंसी पूल। याद रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके डिटेल में बता रहा हूं। इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा आपको यूट्यूब के ऊपर में, वो भी फ्री में। तो एटलीस्ट वीडियोस देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप हल्के में मत लो कि हाँ भैया सर ने सब कुछ करा दिया तो मुझे नहीं करना कुछ। रिसर्च करना यार, थोड़ा सा पढ़ो यार, अपने भी कोशिश करो कि हाँ रिसर्च करो, उत्सुकता दिखाओ, इग्निशन होना चाहिए आपके अंदर अभी भी। मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपके अंदर भी इग्निशन होना चाहिए कि आप भी करो। पता नहीं आपकी कितनी एज हो गई है, लेकिन आपके अंदर इग्निशन लगता है नहीं मुझे, क्योंकि आप जो हो क्या क्या ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। अगर कोई चीज में प्रॉब्लम है तो वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। ये 2 बैंक है जिसके में इन्होंने जेब में पैसे डाल रखे थे। अब मैंने कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट बता दिया, ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर को कम करना चाहता है कि आईएमएफ मदद नहीं दे रहा है ना भैया, छोड़ा, आईएमएफ को हटाओ, आपस में ही मदद देंगे, आपस में ही ग्रो करेंगे। तो जितनी बार समिट हुई है आपकी ब्रिक्स की, और हर साल कहाँ कहाँ होस्टिंग कंट्री है, इसका एसएस ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, ठीक है, एसएस आपने ले लिया होगा, पढ़ लेना यार, ये सब चीजें पढ़ाने की नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। यही इसके फीचर्स हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछेगा ना ब्रिक्स के क्या फीचर्स हैं, तो यही इसकी फीचर्स है, फीचर्स ही इसकी ताकत है, याद रखिएगा। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, ये वाला यही इसके फीचर्स हैं, याद रखना, यही इसके फीचर्स है। फीचर्स कुछ भी नहीं है, फीचर्स इसके यही है, ओके। और कुछ बचा क्या, मैंने सब ऑलमोस्ट करा लिया है। हाँ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ लीजिए, तभी चीजें और क्लियर होंगी आपको, अगर नहीं पढ़ा आपने तो। हाँ, अब आपका क्या काम है, आपका काम है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, एक ब्रासीलिया डिक्लेरेशन है, इसको जाके पढ़िएगा। और इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिक्स के अंदर में भारत का, ये भी जाके पढ़िएगा। वास्तविकता में मैंने तो सब बता ही दिया कि जो डिसीजन होता है ना, अपना डिसीजन होता है, तो उस केस में जो अदर कंट्रीज है जैसे यूएस वगैरह हो गया, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो प्रयास करता है ना बैठाने का, वो उससे बच जाता है भारत, कि हाँ भारत अपना पक्ष रख सके फुल्ली तरीके से। क्योंकि 2008 में जब रिसेशन आया, मंदी का टाइम आया, उसके बाद से कहानी पलटी है एटलीस्ट। और उसके बाद से जो ब्रिक बैंक भी इसको कहा जाता है, जिसका बात मैंने आईबीडी और दोनों को अगर मिला के बात करें कंटीजेंसी करेंसी पोल को, तो इसे हम ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। वो शब्द अलग मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ब्रिक बैंक का उभर के आया सामने जब 2008 के बाद रिसेशन आया, हमको फेल होते हुए दिखे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसके बाद से कहानी पूरे तरीके से चेंज हो गई। चीजें मैंने पूरे तरीके से डिटेल कवर अप कर दी है। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आईआर के ऊपर में बहुत सारे अदर क्लासेस चल रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर की क्लासेस भी लेता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोस अब तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। आपका कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।